पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? आपके ऑप्शन है ए 22 जुलाई, बी 30 जनवरी, सी 4 जुलाई, डी 21 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4 जुलाई। आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है ए पर्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देवनागरी। आपका अगला सवाल है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? आपके ऑप्शन है ए दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंपारण। आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग खिलाफत आंदोलन, सी रॉलेट आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागालैंड। आपका अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन, डी रेल परिवहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सड़क परिवहन। मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। आपके ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी शेरशाह सूरी, सी हुमायूं, डी अकबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अकबर। आपका अगला सवाल है,
किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी हुमायूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। आपका अगला सवाल है, बिहार के किस सुल्तान को भारत का बादशाह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी इस्लाम शाह सूरी, सी मोहम्मद अलाउद्दीन, डी शेर शाह सूरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। आपका अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? आपके ऑप्शन है ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी, डी मीनार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मस्जिद। आपका अगला सवाल है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद गोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। आपका अगला सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। आपके ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। आपका अगला सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने संबोधित किया था? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? आपके ऑप्शन है ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंटबेटन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चर्चिल। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? आपके ऑप्शन है ए बर्नार्ड शा, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। आपका पहला सवाल है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आपका ऑप्शन है, ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी शाह आलम द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय, डी फारूक सिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला सवाल है, शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सा किला जीत लिया? आपके ऑप्शन है, ए पुरंदर, बी गोलकुंडा, सी तोरण, डी जावली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तोरण। अगला सवाल है, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ए बालाजी, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी साहू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? आपके ऑप्शन है, ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान, डी शक्ति सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हकीम खान। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है, ए नाभिकीय विखंडन, बी अयान के द्वारा, सी नाभिकीय सम्मिलन के द्वारा, डी ऑक्सीकरण के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय सम्मिलन के द्वारा। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है, ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी औरंगजेब ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। अगला सवाल है, तानसेन का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ए मकरंद चंद्र पांडे, बी रामतनु पांडे, सी लाल कलावंत, डी बाज बहादुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामतनु पांडे। अगला सवाल है, बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित कर दिया? आपके ऑप्शन है, ए पुर्तगालियों को, बी फ्रांसीसी को, सी स्वीडिश को, डी डच को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डच को। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए अल्बुकर्क, बी डी अल्मीरा, सी वास्को डी गामा, डी क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्बुकर्क। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा फुले, सी रामकृष्ण परमहंस, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक
लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले सीरीज में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय। हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। आपका अगला सवाल है, किस फल में सभी विटामिन होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए केले में, बी अनार में, सी सेब में, डी पक्के पपीते में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पक्के पपीते में। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। आपका अगला सवाल है, भारत की संसद का क्या नाम है? आपके ऑप्शन हैं ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी कांग्रेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद। आपका अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन हैं ए नर्मदा नदी, बी यमुना नदी, सी गोदावरी नदी, डी महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महानदी। आपका अगला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। आपका अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए रविंद्रनाथ दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी कृष्ण दत्त, डी नरेंद्र नाथ दत्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ दत्त। आपका अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए
सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम सल्फेट। आपका अगला सवाल है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल है, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए अरस्तु, बी एडम स्मिथ, सी हिप्पोक्रेट्स को, डी एल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स को। आपका अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई होती है? आपके ऑप्शन हैं ए सूर्य की आकृति, बी चंद्रमा की आकृति, सी कमल की आकृति, डी तारे की आकृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य की आकृति। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए एलन बीन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी डेविड स्कॉट, डी कल्पना चावला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन हैं ए सोनपुर, बी रायपुर, सी उदयपुर, डी नवगांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोनपुर। अगर दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेस में। दोस्तों ये जो सीरीज चल रहा है ये बिहार SSC 10+2 लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसमें पिछले साल में जो भी क्वेश्चन बिहार SSC में पूछे गए हैं उसी का हम लोग सीरीज ये देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में किसका विरोध नहीं किया था? आपके ऑप्शन हैं ए बाल विवाह, बी सती प्रथा, सी पाश्चात्य शिक्षा, डी मूर्ति पूजा।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शिक्षा, यानी पुरानी शिक्षा को उन्होंने विरोध नहीं किया था। बाकी जितना भी ऑप्शन में आप देख रहे हैं, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, ये हर चीज का उन्होंने विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? आपके ऑप्शन हैं ए, राजा राम मोहन राय, बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी, स्वामी विवेकानंद, डी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए, 22 जनवरी 1565, बी, 23 जनवरी 1565, सी, 22 फरवरी 1565 और डी, 23 फरवरी 1565। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जनवरी 1565। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। यहाँ पर ऑप्शन बी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए, लॉर्ड रिपन, बी, लॉर्ड लिटन, सी, लॉर्ड कैनिंग, डी, लॉर्ड डफरिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीरीज उन्हीं लोग के लिए है जो बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का सीरीज करना चाहते हैं, यानी कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ही ये सीरीज चल रहा है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी बिहार एसएससी में, उसी का ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? आपके ऑप्शन हैं ए, बनारस अधिवेशन 1905, बी, कोलकाता अधिवेशन 1906, सी, सूरत अधिवेशन 1907 और डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, यहाँ अगर 1916 में मैं आपको बता दूँ तो पहली बार गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं। ठीक है, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और 1916 में पहली बार उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में, जहाँ पर उनकी मुलाकात बिहार के 1916 में लखनऊ में ही गांधी जी का मुलाकात होता है किनसे? राजकुमार शुक्ला से, जो कि बिहार के किसान नेता थे। वहाँ पर वो जाते हैं तो राजकुमार शुक्ल ही गांधी जी को पहली बार आमंत्रित करते हैं चंपारण आने के लिए। ठीक है, तो 1917 में गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं, जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ और आपसे बार बार पूछा जाता है क्या, कि चंपारण सत्याग्रह से निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन शामिल थे उसमें। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, बापू ने कहा, बाबू के हक में कृपा रख महादेव। ठीक है, कृपा रख महादेव। ठीक है, ये एक ट्रिक याद रखिएगा। इसमें मैं बता दूं, बापू ने कहा, तो बापू का मतलब कि महात्मा गांधी शामिल थे इसमें।
बाबू, बाबू से याद रखिएगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। के हक, हक से याद रखिएगा मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक। कृपा, कृपा से याद रखिएगा जेबी कृपलानी। रख से याद रखिएगा नरहरि पारीख। और महादेव से याद रखिएगा महादेव देसाई। ठीक है, इतना लोग चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे घुमा कर पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन चंपारण सत्याग्रह से शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा बापू ने कहा बाबू के हक में कृपा रख महादेव, ये लोग शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी रास बिहारी बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कांग्रेस का अधिवेशन क्योंकि पहली बार कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस जो था वो दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो याद रखिएगा 1907 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस दो भाग में बट गया, नरम दल और गरम दल। 1907 में सूरत अधिवेशन। ठीक है, तो यही पूछा जाता है आपसे कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए श्री कृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी GS लाल, डी वहाबी अली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या गैर रिंग फेंस जिसे कहा जाता है सर्वप्रथम किसने लागू की थी? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु हरगोविंद, सी गुरु रामदास, डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये सीरीज आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये सीरीज कंटिन्यू चलते रह रहा है जिसमें हम लोग बिहार SSC के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है हमारा किस मुगल बादशाह के समय यूनानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी आलमगीर द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। चलिए क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। पहला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अब 2 अक्टूबर से 2-3 पॉइंट आप देखिए। 2 अक्टूबर को तो एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हो गया और 2 अक्टूबर को आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म
दिवस भी मनाया जाता है, यानी महात्मा गांधी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को हुआ था, तो इसलिए महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त आपको पता होगा कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर देख लेते हैं किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो 31 अक्टूबर जो है ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर जो है ये राष्ट्रीय एकता दिवस, आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर। और राष्ट्रीय एकता दिवस आपसे पूछ दिया जाए कि किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी मैं सरदार पटेल लिख दे रहा, आप पूरा नाम लिखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा 11 जनवरी। 11 जनवरी को तो कुछ खास है नहीं, तो 11 जनवरी को छोड़िए। अब 11 जनवरी से पहले आता है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी के विषय में मैं बता देता, 11 जनवरी कोई खास नहीं है। एग्जाम ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेगा मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा, और आपकी जिम्मेदारी है कि उतना ही चीज़ ज़रूर पढ़िए, ठीक है। फालतू चीज़ याद करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं वैसा ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बेनिफिट्स दे, ठीक है। तो देखिए 9 जनवरी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस लिख लीजिएगा। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। 9 जनवरी 19 या भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी 1915। चलिए अब 9 जनवरी आ गया तो थोड़ा सा इसके आगे भी चलते हैं। अब 9 जनवरी के बाद आ गया इंपॉर्टेंट हो जाता है 10 जनवरी। और 10 जनवरी कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, और 10 जनवरी किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो 10 जनवरी के विषय में याद रखिएगा कि ये विश्व हिंदी दिवस, ध्यान लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस नोट कर लीजिए, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 10 जनवरी जो है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। अब 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहीं पे मैं एक चीज़ बता दूं कि 14 सितंबर जो है, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस पूछ दिया जाए तो 10 जनवरी। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए 10 जनवरी हो गया हमारा। अब इसके बाद 14 हमने बता दिया कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा इतना पॉइंट हो गया। ये पॉइंट पूरा एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी मैंने डेट बताया एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किए गए कार्य यानी कि वर्क डन का इकाई क्या है, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसका इकाई क्या है, तो उसका इकाई हो जाएगा जूल। देखिए किया गया कार्य हो या ऊर्जा हो, ठीक है, किया गया कार्य हो या ऊर्जा, ये दोनों का जो इकाई होता है ये जूल होता है, ठीक है। कार्य हो या कार्य का भी और ऊर्जा का भी, दोनों का इकाई क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए डेसिबल आया, डेसिबल क्या, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, ध्वनि की माप की जाती है डेसिबल में। जूल मैंने बता दिया, कार्य हो या ऊर्जा हो दोनों की इकाई जो है वो जूल है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, ठीक है, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया,
यानी कहने का मतलब कि राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म सभा का स्थापना किया था, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। अब देखिए, राजा राम मोहन राय जो है ये एक समाज सुधारक भारतीय है, ठीक है। इन्होंने समाज सुधार में बहुत ही अपना बड़ा योगदान दिया है, तो इसलिए राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट है तो कुछ इनके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं कि देखिए, इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं, जो बाद में नाम बदलकर ब्रह्म समाज बन जाता है। यानी 1828 में जो ब्रह्म सभा बना था वो बाद में जाकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब किया गया था, तो 1828 ईस्वी में। अब देखिए, अगला पॉइंट इनमें याद रखिएगा, 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट इनके विषय में और नोट करेंगे, इन्होंने 3 पत्रिका लिखा था, ठीक है। इन्होंने 3 पत्रिका का संपादन किया था। पहला क्या है? पहला है ब्राह्मणवादी, लिख लीजिएगा आप लोग, ब्राह्मणवादी, ठीक है, ब्राह्मणवादी पत्रिका। दूसरा क्या है? दूसरा है कैमुद्दी, संवाद कैमुद्दी। ये हो गया, पहला हो गया ब्राह्मणवादी, दूसरा हो गया संवाद कैमुद्दी। संवाद कैमुद्दी जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी और यह बंगाली में लिखा गया था, ठीक है। तीसरा है इनका मीरात उल अकबर, ये फारसी में लिखा गया था, मीरात उल अकबर। ये 3 पत्रिका इनका फेमस है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीरात उल अकबर जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दे देता है निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय की पत्रिका नहीं है। 3 नाम दे देगा, एक नाम दे देगा ब्राह्मणवादी, दूसरा संवाद कौमुदी, तीसरा मीरातुल अकबर और चौथा कोई और दे देगा। आपको चुनना रहेगा निम्नलिखित में कौन नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मीरातुल अकबर जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया था और संवाद कौमुदी जो है ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं मिले हैं? यानी कहने का मतलब कि किस, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चुनना है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसके स्थल कहाँ से नहीं मिले हैं। तो देखिए, हरियाणा से तो मिला है भाई, हरियाणा से बहुत मिला है, राजस्थान से बहुत मिला है, गुजरात से बहुत मिला है। यानी हमारा सही आंसर इसमें क्या छट जाएगा? उत्तराखंड से कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। हरियाणा में 2 नाम याद रखेंगे, राखीगढ़ी और बनवाली। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली, राजस्थान में कालीबंगा फेमस है, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगा फेमस है और गुजरात में लोथल फेमस है। लोथल क्या था? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, ठीक है, यहाँ से व्यापार होता था। तो गुजरात में लोथल फेमस ज़्यादा था, राजस्थान में कालीबंगा ज़्यादा फेमस था और हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली, ये दोनों ज़्यादा फेमस था। वर्तमान में देखिए, और थोड़ा सा इसमें मैं बता दूँ कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो 3 देशों में फैला हुआ था। एक अफगानिस्तान याद रखिए, AF से, पाकिस्तान, PAK से पाकिस्तान याद रखिए, और इंडिया, IN, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब देखिए, अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी स्थल कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्थल है पाकिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में 2 स्थल मिला था और इंडिया में भी लगभग पाकिस्तान से थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये 3 देश में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका हड़प्पा अगर कभी कभी पूछ देता है कि इसका हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, तो देखिए, सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने हड़प्पा नामक स्थल खोजा जो वर्तमान पाकिस्तान में है, तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। 1921 ईस्वी में पहली बार हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया 1921 में दयानंद सरस्वती द्वारा, जिसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, ठीक। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर बसा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? विजयनगर राज्य की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य आप लोग को पता होगा कि ये संगम काल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए संगम राजवंशों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर पॉइंट है अनबुझा चूना। बुझा हुआ चूना नहीं, अनबुझा चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए अनबुझा चूना, आप लोग देखे होंगे कि घर पेंट करने के लिए चूना का बोरी लाते हैं लोग गांव में, तो जो चूना बोरी में रहता है वो अनबुझा चूना रहता है, और उसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो देखे होंगे आप लोग उबलते हुए दिखाई देता है। तो जब पानी में डाल देते हैं तो वो पानी से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो जब वो बोरी में रहता है तो अनबुझा रहता है। तो जब अनबुझा रहता है तो उसका सूत्र होता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जब इसको हम लोग H2O यानी कि पानी से अभिक्रिया करा देते हैं तो ये बन जाता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द होल ट्वाइस, यानी CaOH द होल ट्वाइस। तो ये बुझा हुआ चूना, ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना, ये हो गया बुझा हुआ चूना, और ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हो गया अनबुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया अनबुझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द होल ट्वाइस हो गया क्या? बुझा हुआ चूना। यानी कि हमारा अनबुझा चूना पूछा गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड बोल देंगे, और हमसे बुझा हुआ चूना पूछा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द होल ट्वाइस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनबुझा चूना, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया अनबुझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द होल ट्वाइस हो गया बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ये देखिए ऐसे लिखा है कैल्शियम CaOCl2 ऐसे लिखा गया है। पूछा गया कि इसका प्रचलित नाम बताना है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम पूछा गया है, प्रचलित नाम पूछा गया है। रासायनिक नाम तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, अब इसका प्रचलित नाम यानी इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर आप लोग को मैं बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखे होंगे लेकिन ध्यान नहीं है आप लोगों को। कहीं भी शहरी क्षेत्र में, मैक्सिमम शहरी क्षेत्र में ऐसा होता है, शहरी क्षेत्र में देखे होंगे कि जहाँ पर कूड़ा लगता है, कूड़ा का ढेर रहता है, अगर वहाँ से कूड़ा उठा लिया जाता है उसके बाद पाउडर टाइप में एक उजला कलर का पाउडर टाइप में छिड़का जाता है। ठीक है, तो जो पाउडर टाइप में उजला सा छिड़का जाता है वही होता है ब्लीचिंग पाउडर, और वो ब्लीचिंग पाउडर इसलिए छीटा जाता है क्योंकि वो कीटनाशक होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कीटनाशक होता है। चलिए अब इसमें देखिए धावन सोडा आया है तो थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लेते हैं। धावन सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। ठीक है, सोडियम Na2CO3 होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, साबुन सरफ जो होता है हम लोग का वो धावन सोडा में आता है। ठीक, तो Na2CO3 होता है। तो कभी कभी फंसाने के लिए पूछ देता है क्या इसमें H2O की मात्रा, तो इसमें H2O की मात्रा होती है, यानी H2O कहने का मतलब कि जल, तो इसमें 10H2O होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर पूरा फार्मूला पूछा जाए तो Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये धावन सोडा हो गया हमारा। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम NaCO3। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ते हैं NaCO3। इसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज मैं बता दूं, इसका यूज होता है बेकरी, यानी जहाँ पे पाव रोटी वगैरह देखे होंगे बनते हुए, वहाँ पे पाव रोटी को मुलायम रखने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी कि खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर तो मैंने बता दिया। जिप्सम, जिप्सम के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग जिप्सम के विषय में ध्यान रखिएगा। अब जिप्सम, जो जिप्सम है, जिप्सम में 2H2O होता है, यानी H2O का मतलब जल होता है, 2 जल होता है। 2 जल में से अगर हम 1.5 जल निकाल देते हैं तो कितना जल बचेगा? आधा जल बचेगा। यानी 2 जल में से अगर हम 1.5 जल निकाल दें तो आधा जल बचेगा।
तो जब आधा जल बचता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस H2O की मात्रा घट जाएगी। कैल्शियम सल्फेट अगर 2H2O रहेगा तो वो हो जाएगा जिप्सम, और उसमें से 1.5 H2O निकाल दिया जाए, आधा H2O जब बच जाएगा तो उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कहने का मतलब कि श्यामजी वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस का स्थापना कहाँ किया था, तो देखिए उन्होंने अंग्रेजों के गढ़ में जाकर इंडिया हाउस का स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में जाकर इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। देखिए यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। अब देखिए हमने पहले ही सजा के रखा है, ये चारों जो है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ये चारों कोयला के प्रकार होते हैं। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट, उससे कम क्वालिटी का बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, उससे कम पिट। यानी आपसे पूछा जाए सबसे बेकार कोयला कौन होता है, सबसे नीच क्वालिटी का कोयला कौन होता है, तो पिट होता है। मैंने सजा दिया है, आप लोग भी इसी तरह सजा के याद कीजिएगा। सबसे उच्च क्वालिटी का पूछा जाए तो एंथ्रासाइट, और सबसे कम क्वालिटी का पूछा जाए तो पिट, ठीक है। तो ये कोयला का 4 प्रकार होता है, जिसमें सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइट और सबसे कम निम्न कोटि का पिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी थी। यानी ज्योतिबा फूले जो हैं वो 1873 में एक लेख लिखते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं गुलामगिरी, जिसको किस भाषा में लिखे थे आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी, ठीक है। अब देखिए ज्योतिबा फूले जो हैं, ज्योतिबा फूले एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे, ठीक है। ज्योतिबा फूले के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। देखिए क्या हुआ था कि अंग्रेज के टाइम में सबसे दिक्कत होता था कि लड़की और औरतों की शिक्षा को लेकर। यानी अंग्रेज के टाइम में हमारी माँ बहनें जो थी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ठीक है। गिनी चुनी लोग पढ़ लिख लेता था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों का इतना प्रकोप था, इतना भय था लोगों में कि लोग पढ़ नहीं पाता था, कोई भी लेडीज शिक्षित नहीं हो पा रही थी। तो ज्योतिबा फूले ने क्या किया कि अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाना शुरू किया खुद से, और इन्होंने सावित्रीबाई फूले को इतना पढ़ाया कि अब सावित्रीबाई फूले अन्य लेडीज़ों को पढ़ाना शुरू कर दी स्कूल खोलकर, ठीक है। सावित्रीबाई फूले अब क्या हुआ कि अन्य औरतों और लड़कियों को अपना स्कूल खोलकर उनको शिक्षित करना शुरू कर दी, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले का ये बहुत बड़ा योगदान था लेडीज़ के पढ़ाई को लेकर, कि ये अपने पत्नी को पढ़ाए और इतना पढ़ा दिए कि ये सावित्रीबाई फूले खुद स्कूल खोलकर और दूसरे लड़कियों और औरतों को पढ़ाना शुरू कर दी थी, ठीक है। अब ज्योतिबा फूले के विषय में एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ही की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ज्योतिबा फूले के विषय में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए सुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आपके ऑप्शन हैं ए सामान्य नमक, बी
बी ऑप्शन में समुद्री क्लोराइड लिख लीजिएगा। ए सामान्य नमक, बी समुद्री क्लोराइड, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य नमक। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, लोहे पर जंग लगता है, किस कारण से लोहे पर जंग लगता है? इसका ऑप्शन है ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का खोज की थी, यानी इंसुलिन का खोज किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए बैटिंग ने, बी डोमेक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बैटिंग। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति घी वर्तमान अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो वनस्पति घी डालडा को कहा जाता है, जिसे हम लोग डालडा कहते हैं उसे वनस्पति घी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए ऊष्मा उपचार, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। तो आपको चुनना है सही ऑप्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी ईंधन गैस नहीं है? आपके ऑप्शन है ए भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हास गैस, डी मास गैस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हास गैस। हास गैस को लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाला गैस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फेदम है, आपको बताना है कि फेदम किससे संबंधित है, यानी फेदम क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए एक मछली होती है, बी एक पौधा का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फेदम क्या है, एक मेजरमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्टर स्केल यानी रिक्टर स्केल, जिसे इंग्लिश में रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन हैं ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का तापमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्वेश्चन है हमारा, कालिदास किस शासक के राजकवि थे? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अब थोड़ा सा चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में मैं बता दूं आप लोग को। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक बताना है। आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपको चुनना है सही ऑप्शन। आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके और अपना ऑप्शन चुनिए। सबसे पहले आप अपने तैयारी को देखिए कि आप इसमें सही कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप सही कर पा रहे हैं तो ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 मई को। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए इब्न बतूता, बी असीम, सी अमीर खुसरो, डी दयाराम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद खुसरो, बी मोहम्मद हसन, सी मोहम्मद खान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद हसन। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। आपके ऑप्शन हैं ए नामदेव, बी चैतन्य, सी रामानंद, डी रामानुज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चैतन्य। देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूज इसलिए कर देता है। एक स्वदेशी आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन, दोनों ही बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन और भक्ति आंदोलन ध्यान रखिएगा, ये दोनों कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट है इसमें 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। 28 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। आपके ऑप्शन हैं ए शाक्य, बी सात्रिका, सी कुरु, डी मौर्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाक्य वंश। 29 नंबर क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी केरल। हम लोग दीपावली के समय में रंगोली बनाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है आपसे कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ठीक है, आपको चुनना है सही ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। आपके ऑप्शन हैं ए जयपुर शैली, बी कांगड़ा शैली, सी बूंदी शैली, डी किशनगढ़ शैली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ
कि मैं जितना भी ये क्वेश्चन का सीरीज करा रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बनाकर जब भी किसी एग्ज़ाम में देने जाना हो तो उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करके जाइएगा, देखिएगा आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम वैसे ही क्वेश्चन लाते हैं जो एग्ज़ाम और व्यू से बहुत ज़्यादा पूछने की चांस बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है टॉप 100, ये मस्ट रिपीटेड, यानी 2 बार 4 बार 5 बार लगभग, मैंने कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है जो 4 बार 5 बार नहीं पूछा गया हो किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 31, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा हो गया, आप सुधार लीजिएगा, मोनालिसा क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए गायिका, बी एक चित्र, सी फ्रांसीसी गुप्तचर, डी उपन्यास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक चित्र है, मोनालिसा एक पेंटिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? आपके ऑप्शन हैं ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्राचीनतम दर्शन है? आपके ऑप्शन हैं ए सांख्य, बी योग, सी न्याय, डी वैशेषिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए मैत्रेयनाथ, बी माध्वाचार्य, सी रामानुज, डी नागार्जुन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं ए 1885, बी 1895, सी 1865, डी 1890। इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। 1885 में किसके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम द्वारा। ये ए ओ ह्यूम, ये भी एक अंग्रेज था, अंग्रेज के द्वारा रिटायर्ड अफसर था, इसके द्वारा ही किया गया था। ए ओ ह्यूम, यही है ए ओ ह्यूम। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? आपके ऑप्शन हैं ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 7। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 में। मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मूल अधिकार कुल पहले तो 7 थे,
लेकिन पहले 7 हुआ करते थे मौलिक अधिकार, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसे ही उसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये कुरान पढ़ने में बहुत माहिर था, इसलिए इसको कुरान खान भी कहा जाता है, कुरान खां। ठीक है, तो और इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श भी कहा गया। चलिए अगला पॉइंट है 40 नंबर, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरों में उड़ सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, बी उनकी टांग कमज़ोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, सी वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करती हैं, डी वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा। दोस्तों अगर ये सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपकी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि कम से कम आप भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से कोई वीडियो बनता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। ये टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का जो सीरीज है इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 41 से 60 तक। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेज में। दोस्तों ये टॉप जीके क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 100 जीके क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 से 40 तक ऑलरेडी देख लिया है, हम 41 से आज देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में परेशान करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में धन निष्कासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? आपके ऑप्शन है ए एम.जी. रनाडे, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी और डी एनी बेसेंट। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन और ऑप्शन जब मिल जा रहा है तो आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप अपने मन में आंसर दीजिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, और देखिए कि आपका जीके जीएस जो है वो कितना मजबूत है, कितना आपने प्रिपेयर करके रखा है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अब आइए थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के विषय में जान लेते हैं। मैं जितना पॉइंट बता रहा हूँ आप ज़रूर उसको नोट कीजिएगा। देखिए बोला जा रहा है कांग्रेस के उदारवादी नरमपंथी नेता, यानी कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। उदारवादी नेता में किस श्रेणी में आते थे? धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादक इन्होंने दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, BBI क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आप नोट करके रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो ज़रूर इसको आप याद रखिएगा। इनके द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाया गया था, उसका नाम क्या था? राष्ट्र गफ्तार। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी। ये कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है,
और है ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम एशियाई लिबरल पार्टी से। तो ये पॉइंट आप लोग दादा भाई नौरोजी के विषय में नोट कर लीजिएगा। चलिए सीरीज का अगला क्वेश्चन यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, शायद 42 होना चाहिए, 43 हो गया। चलिए आपके ऑप्शन है ए टार्टरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी साइट्रिक यानी सिट्रिक या सिट्रिक एसिड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। यानी खट्टे फलों कहने का मतलब कि जो भी नींबू हो गया, बाकी संतरा हमारा हो गया, जो भी ऐसा खट्टा फल आपको दिख रहा है, तो अगर उसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का हमारा 44 नंबर, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1919, बी 1915, सी 1773, डी 1973। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1919। देखिए 1919 में दो घटना याद रखिएगा, एक तो रॉलेट एक्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, इसी के आने में कुछ विरोध प्रदर्शन हुए जिसके वजह से 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा 1919 में। और थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया इसी को काला कानून कहा गया है। ठीक है, काला कानून कहा गया है, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया है। और आपसे अगर गलती से कोई क्वेश्चन पूछ दे या एग्जाम में दे दिया जाए कि काला कानून किसके द्वारा कहा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलोर, डी दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 46, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 12, बी 22, सी 8, डी 10। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22। देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी 22 भाषाओं का लिस्ट चिपका दिया हूँ, इसके साथ में आप लोग वीडियो पोस्ट करके और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ 22 भाषाएं कौन कौन सी है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। और जितने भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसीलिए अगर आप लोगों को सीरीज अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सीरीज का अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, डी भारतनाट्यम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुचिपुड़ी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें भी मैं बता दूं, सॉरी, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं अगर आप लोग को, भारतनाट्यम तो हो गया आंध्र प्रदेश का, तो हो गया कुचिपुड़ी। ठीक है, अगर यहाँ पे कथकली पूछ दिया जाए तो कथकली केरल का। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का। और भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये अगर लगभग 90% ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें एक एग्जाम लोक नृत्य से पक्का रहता है, तो इसीलिए आप लोग लोक नृत्य एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको कवर जरूर कीजिए।
ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु याद रखिएगा, कथकली केरल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आपके ऑप्शन है ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी बंगाल, डी मेघालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। इंडिया के मैप में देखिएगा तो यहाँ पे रेड कलर से दर्शाया गया है, वो मेघालय है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का हमारा 49 नंबर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध मठ, बी अशोक चक्र, सी बट वृक्ष, डी अशोक स्तंभ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक चक्र। अब आइए थोड़ा सा मैं इसके विषय में बता दूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि जो अशोक चक्र है ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ कहाँ का अशोक स्तंभ? तो सारनाथ का, सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ यूपी में है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा अशोक चक्र के विषय में। और एक चीज़ मैं बता दूं, अशोक चक्र हम लोग को भारतीय तिरंगा में देखने को मिलता है। तो अशोक चक्र में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियाँ होती हैं। तिलिया का मतलब कि ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कितने हैं टोटल? तो 24 हैं। ठीक है, कुल 24 तिलियाँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी अहमदाबाद, सी जयपुर, डी मुंबई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए मंगल पांडे, बी मोहम्मद इकबाल, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आइए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत ही कंफ्यूज लोग होते हैं वंदे मातरम और जन गण मन, यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में। तो आप लोग नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान जन गण जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मंगल पांडे, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी चिकित्सा, सी खेलकूद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1906, बी 1907, सी 1916, डी 1905। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1906। अब देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं, 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा और 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए होगेनकल प्रपात, बी शिमला जलप्रपात, सी जोंग प्रपात, डी कोटालम प्रपात। इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी जोंग प्रपात। अब मैं थोड़ा सा इसके विषय में बता दूं अगर, देखिए दोस्तों, जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोग को कवर कराता हूं तो आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको कहीं पे नोट डाउन कीजिए और कोई भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। आप रिवाइज करके अगर जाएंगे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही क्वेश्चन है जो हूबहू एग्ज़ाम में छपेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में इसमें कोई टाइप चेंज नहीं होगा, ये बार बार रिपीट होते हैं, तो ज़रूर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं जो साइट्स, जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं, एक्स्ट्रा मैं जो बता रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं अगर बता दूँ जोंग प्रपात के विषय में, तो जोंग प्रपात को ही गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। जोंग प्रपात को ही गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है। और दूसरा चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जोंग प्रपात किस नदी पर है, तो याद रखिएगा शरावती नदी पर, ठीक है। तो जोंग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और कहीं आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जोंग प्रपात किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में जोंग प्रपात है। तो इतना पॉइंट जोंग प्रपात के विषय में आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा। अगर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक पूछ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है चावल का कटोरा, तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए आयन मंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभ मंडल, यहाँ पे होगा, आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा इसको, क्षोभ मंडल, और डी समताप मंडल, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समताप मंडल। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो क्षोभ मंडल। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सीरीज का अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ अगर आपको, कि अगर गांधी जी के विषय में पूछा जाए कि गांधी जी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि दूसरा सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, तो याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय से, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, उनके बाद लियो टॉल्स्टॉय से ये प्रभावित थे गांधी जी, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। सीरीज का अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी को इंग्लिश में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा या इसको मैं बता दूँ साइलेंट वैली, ठीक है। शांत घाटी को कभी कभी इंग्लिश में ही डाल देता है साइलेंट वैली, तो आप लोग अगर जो हिंदी मीडियम के हैं उनको लगेगा कि साइलेंट वैली शायद दूसरा नाम आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा साइलेंट वैली इंग्लिश में ही दे देता है साइलेंट वैली, तो शांत घाटी याद रखिएगा कहाँ पर? केरल में। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले,
सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ये सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अब जिन्होंने अगर हमारा 2 सीरीज नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें 2 ऑलरेडी वीडियो डाला गया है, आप लोग उसको देख के आइए। फिर ये तीसरा वीडियो हो गया, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 61 to 80 देखेंगे। और ये वैसे एग्जाम क्वेश्चन है जो हूबहू एग्ज़ाम में छप जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और ये हर एग्ज़ाम में लगभग 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन का ये सीरीज है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको पक्का ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हम वैसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? जिसका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी ब्राजील। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, मृत सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जॉर्डन और सूडान, बी जॉर्डन और इजराइल, सी तुर्की और यूएई, डी यूएई और मिस्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्डन और इजराइल। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी हॉलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी न्यूजीलैंड, सी फिजी, डी चाइना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, किस देश को वज्रभूमि के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भूटान, सी मंगोलिया, डी थाईलैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ए एशिया, बी भूटान यहाँ ऑप्शन में नहीं रहेगा, भूटान को कट कर लीजिएगा, यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, सी उत्तरी अमेरिका और डी अफ्रीका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। याद रखेंगे कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया हो जाएगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या ज़्यादा है, तो देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। आपको चुनना है सही ऑप्शन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व में महासागरों की कुल संख्या है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 7, डी 12।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, किस देश को 1000 झीलों का देश के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए आइसलैंड, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए एंडीज, बी हिमालय, सी काराकोरम, डी पामीर का पठार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पामीर का पठार। पामीर का पठार को ही तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, जो वर्तमान में तिब्बत में स्थित है। और वर्तमान तिब्बत जो है ये चीन के अधीन हो चुका है। वर्तमान तिब्बत पर चीन का आधिपत्य हो गया है, यानी चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बोर्नियो, बी फिनलैंड, सी सुमात्रा, डी ग्रीनलैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग चीन का हिस्सा बन गया? ऑप्शन ए 1982, बी 1989, सी 1995, डी 1997। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1997। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अमेजन, बी भूसावास, सी दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षा वन और डी डेंट्री वर्षा वन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेजन। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया? आपके ऑप्शन है ए 45, बी 50, सी 51, डी 75। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 51। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकी पर्वत, डी उरल पर्वत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन, बी डॉल्फिन, सी लॉर्ड कर्नल और डी लॉर्ड क्रेज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय मानक समय आधारित है। आपके ऑप्शन है ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, बी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर पर, डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व अक्षांश पर। इसके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विटामिन सी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें वैसे ही क्वेश्चन हमने कराए हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जीके जीएस का ये सीरीज हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसलिए अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे फिर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।